हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को बड़े तसल्ली से देखिएगा और करिएगा। इससे पहले जो हमने जो देखा है क्लासेस में, तो इससे पहली क्लास जो हुई थी वो इंट्रोडक्शन थी। बिना उस इंट्रोडक्शन क्लास के आप ये नहीं कर पाओगे, तो उसे अच्छे से देख के और सीखना होगा कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना, और कैसे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन अलग है, किस जगह पर अलग है। तो यहाँ पर देखो, ये आपको एक्सरसाइज दे रखी है 7.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में। तो इस एक्सरसाइज में देखोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। वैसे एंटी डेरिवेटिव के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, बट क्योंकि यहाँ दे रखा है और इस बार रिड्यूस भी नहीं किया है, तो अब इस बार इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अदरवाइज अगर देखा जाए एज पर द प्रीवियस सेशन, हम अगर पिछले सेशन की बात करें तो उसमें हम नहीं करते थे, ये टॉपिक पर हम कंसिडर नहीं करते थे, है ना। एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रल बोलते हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, ये जैसे है आपके सामने, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखेंगे, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है कि साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। मैं लिख देता हूं पूरी बात। यहां पर लिखा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। अब साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप बस अपने जहन में रखो, अगर आपने डिफरेंशिएशन सीखा है तो ये जहन में रखो कि साइन 2x जो था वो किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, यानी किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन 2x आए। तो आपके दिमाग में मोटे मोटे तौर पर आएगा कि अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे cos 2x का, तो ऑब्वियस सी बात है साइन 2x आएगा। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा क्या एक्चुअल में? वो होगा माइनस का साइन 2x इंटू फिर 2x का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखते हैं। अब हमें तो एंटी डेरिवेटिव सिर्फ साइन 2x का निकालना है ना, तो इसके साथ में जो माइनस है, जो 2 है, ये कहाँ जाएगा? तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर आ जाएंगे इस तरफ, यानी कि माइनस का 2 जो है आप ऐसे लिखोगे डी अपन में डी एक्स कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 और यहाँ आएगा साइन 2x। ओके, नाउ माइनस का 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 अपॉन माइनस का 2 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x। ओके, नाउ अब इस जो कांस्टेंट वैल्यू को हम अंदर लेके आ जाएंगे, तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना हो, डेरिवेटिव का उल्टा होता है जिसे हम इंटीग्रल भी कहते हैं, तो वो आंसर ये आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो आंसर इज माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x। ये हमारा फाइनल आंसर। इसमें हम c यानी कांस्टेंट वैल्यू जो हम रेगुलरली लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। आगे सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो आपको दे रखा है cos 3x। अब cos 3x का एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? हमसे पूछा जा रहा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। तो आप याद रखोगे cos 3x का जो किसी चीज का डिफरेंशिएशन करें, किसी पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करें, तो आंसर जो है वो cos 3x आना चाहिए। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन है डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x इज इक्वल टू cos 3x इंटू में 3, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3 डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इज इक्वल टू cos 3x। अब इस 1/3 को कांस्टेंट को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 3 sin 3x इज इक्वल टू cos 3x। तो आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 अपॉन 3 sin 3x इज द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका एंटी डेरिवेटिव, ये हमारा पूरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा गया है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x।
अब हम चेक करेंगे e की पावर 2x का, अगर हम किसका डिफरेंशिएशन करें क्या आंसर e की पावर 2x आए, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x इनटू में 2 होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन भी कराएंगे। 2 को डिवाइड में लेके आएंगे तो 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x। इस 1/2 को भी अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट ऑफ 1/2 e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। एंटी डेरिवेटिव क्या आया, इसका आंसर आया 1/2 e की पावर 2x इज द फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है ax प्लस का b स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव जरूर लिख देना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि ये संख्या जो ऊपर पावर 2 आई है कब आई होगी, जब किसी पावर में 3 लिखा होगा। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 पावर का ही तो 2 बनता है, एक कम जब ही तो बनता है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू, हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, 3ax प्लस b की पावर 2 इंटू में एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन होता है a इंटू 1 प्लस 0, हम तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। फाइनली आएगा 3ax प्लस b की पावर 2। अब हमें तो इसका आंसर चाहिए था ना, तो इसे हम डिवाइड में लेके आ जाएंगे। तो डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3a डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर 2। नाउ ये कांस्टेंट है तो अंदर चला जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 1/3a देन ax प्लस b की पावर 3 is equal to ax plus b की पावर 2 and this is the final answer। इसका, ये क्वेश्चन है हमारा, इसका एंटी डेरिवेटिव ये बना, तो आंसर क्या आएगा 1/3a और ये हो जाएगा आपके पास ax plus b की पावर 3 and this is the final answer। नाउ आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इस एंटी डेरिवेटिव का, फिफ्थ। आपको कहता है एंटी डेरिवेटिव ऑफ, और वैल्यू दे रखी है आपको क्या, sin 2x माइनस का 4e की पावर 3x। अब इसका एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो इसका और इसका अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका अलग आएगा। अभी मैंने कराया था आपको, ये है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, ओके, और इसका अलग निकालेंगे, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x। याद रखना 4 को नहीं मेंशन करेंगे, e की पावर 3x। तो e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर 3x इंटू में 3, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है आपके पास cos का माइनस का sin 3x इंटू में 3। आप देखोगे तो ये माइनस और ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो -1/3 डेरिवेटिव ऑफ cos 3x और इज इक्वल टू साइन 3x, यानी कि साइन 3x का एंटी डेरिवेटिव मिल गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 1/3 डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर 3x। तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये आ जाएगा। पहले आप अंदर ले जाइए इस कांस्टेंट वैल्यू को, जो हम नॉर्मल हमारा रूल होता है इसे अंदर ले जाने का, ये ऐसे हो जाएगा cos 3x इज इक्वल टू साइन 3x, और ये हो जाएगा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ 1/3 e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर 3x। तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये रहा, इसका एंटी डेरिवेटिव ये रहा। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन तो ये था ना, इसका और इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल दिया। ये कांस्टेंट वैल्यू ये ऐसी रहेगी, तो यहाँ लिखेंगे सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x माइनस 4 cos नहीं, माइनस का e की पावर 4 e की पावर 3x इज इक्वल टू साइन 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या आया, ये संख्या है माइनस का 1/3 साइन cos 3x माइनस 4, ऐसा कैसे रहेगा, ये रहा 4, और इसका क्या आंसर आया, ये 1/3
ए की पावर 3x। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो एंटी डेरिवेटिव, मैंने कहा जैसे कि पहले हम नहीं कराते थे, इस साल इसलिए कराना पड़ रहा है इसे क्योंकि कोर्स में डिलीटेड कोर्स में ये नहीं आया है। अगर डिलीटेड कोर्स में तो हम इसे नहीं करते। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी डेरिवेटिव बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही एग्जाम में आता है। ये गलती ये हुई है कि जो यहाँ पर 2x लिखा था मैंने फ्लो में, इसको 2x ना लेकर मैंने क्या ले लिया, 3x ले लिया। ये बिल्कुल गलत हो गया, ये 3x नहीं लेना है, यहाँ पर 2x लेना है। और 2x क्या है देखिए, ये गलती जो है देख लीजिए यहाँ पर क्या है। मैं यहाँ पर इसे रब कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। ये 3x को रब कर देता हूँ, ये वाला 3 रब कर देता हूँ, ये 3 रब हो जाएगा, ये 3 रब हो जाएगा, ये सारे 3 हटा दे रहा हूँ मैं क्योंकि ये 3 तो मुझे परेशान कर रहे थे। ठीक है, सारे 3 हटा दिए। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर मैं नया नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x, है ना, और इंटू में 2। ओके, यहाँ पर साइन कॉस 2 और यहाँ पर भी साइन 2। ओके, डिवाइड में भी क्या आएगा 2 क्योंकि ये 2 जो है वो डिवाइड में जाएगा। देन यहाँ पर भी क्या आएगा 2, यहाँ पर कॉस 2x, यहाँ पर साइन 2x। तो बेसिकली साइन 2x के लिए कंडीशन बनेगी। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे आगे, तो यहाँ पर भी 2 ही आना चाहिए भाई, अब 2 है ही तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए और यहाँ पर भी 3 की जगह 2 आना चाहिए और बस। तो 2 जगह आ गया यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 की जगह 2 ही आना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ हो जाएगा आपके पास, मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ 2। ओके, जो गलती हुई है हमारी यहाँ पर। और फिर उसके बाद ये देखो ना साइन 2x का, ये साइन 2x और क्या है इसका आंसर, -1/2 cos 2x एंड देन दिस इज द फाइनल आंसर जो आपका मैच करेगा। और इसे देख लेना, ये 2 गलती हो गई है हमसे। हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चंस के पास। हमारे मेन क्वेश्चंस क्या है वो यहाँ से स्टार्ट है और ये बहुत अच्छे से आपको सीखने होंगे, आपको खुद से करने होंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और जैसे मैं कराता जा रहा हूँ उसे एक एक करके खुद से करते जाइए। ठीक है, 6 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम सी की एक कहानी बता देते हैं ताकि आपको पता चल जाए सी क्या है और क्यों लगता है। देखो, एंटी डेरिवेटिव से ही सीखते हैं। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ y इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन, जैसे कि मैंने लिखा 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस का x की पावर 2 प्लस का 5x प्लस का 6। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करना है और आपको ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए। dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 4 या 12x की पावर 3 प्लस 3 आगे आएगा, 3 दूनी 6x की पावर 2 प्लस ये 2 आगे आएगा तो हो जाएगा 2x की पावर 1 प्लस का 5। x में देखेंगे तो 5 कांस्टेंट है, x का 1 होता है और 6 का 0। ये हमारे पास कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस dx की मल्टीप्लाई यहाँ करा देनी है सामने की तरफ। तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू 12x की पावर 3 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 और 0 भी है और साथ में dx आ गया। अब मुझे क्या करना है, अगले स्टेप में दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, इधर भी और इधर भी। आप गौर से देखोगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ है, जहाँ कुछ नहीं होता वो 1 होता है। 1 का इंटीग्रेशन यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, मैंने कहा लास्ट क्लास जो हमारी हुई है उस क्लास में जाके आप देखिए कि क्या इंट्रोडक्शन है और क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। तो फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए आपको, जब तक फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे जब तक आप नहीं कर पाएंगे। फिलहाल 1 का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू y। उसके बाद 12 एक कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/3, x की पावर 4/4 बेटा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस 6 एक कांस्टेंट है, कॉपी करेंगे। x की पावर 2 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/3 प्लस 2 एक कांस्टेंट है, कॉपी करेंगे। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है x² प्लस 5 एक कांस्टेंट है जिसका इंटीग्रेशन होता है 5x प्लस 0 का कोई इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, 0 का कुछ नहीं कर सकते हम। अब उसके बाद जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा, आप देखेंगे गौर से तो 4 3 12, 6 2 6 2 6 सॉरी 3 2 6 और 2 2 1 है ना। तो ये आपके सामने है क्या, 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x रेज टू द पावर 3 प्लस x रेज टू द पावर 2
प्लस 5x एंड प्लस 0। तो आप गौर से देखेंगे हो क्या रहा है एक्चुअल में, बहुत सिंपल है। देखो ये y की वैल्यू जो आई है, यही y की वैल्यू हमारा क्वेश्चन था। आप गौर से देखो 3x रेज़ टू द पावर 4 है, 2x रेज़ टू द पावर 3 है, x स्क्वायर भी वही आ गया, 5x भी वही आ गया, लेकिन ये जो कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो है हमारा 0 हो गया था। ये कांस्टेंट दोबारा नहीं आ सकता, किसी भी तरीके से कांस्टेंट को हम दोबारा नहीं ला सकते, क्योंकि अगर ये 6 लिखा है तब भी 0 होगा, 600 लिखा होता तब भी 0 होता, 10,000 लिखा होता तब भी 0 होता। कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी संख्या लिखी होती तो इसे हम 0 ही लिखते हैं। तो अब हम वापस कैसे पहुंचेंगे, 0 की वैल्यू क्या होगी इनमें से या और भी बहुत सारी संख्याओं में से। तो इसका मतलब हो गया कि जो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन करते वक्त 0 हो जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता किसी भी सूरत में। तो उसी के लिए हम क्या लगाते हैं, हम एक वैल्यू लिखते हैं और उसी को बोलते हैं हम c। तो आपको c की कहानी समझ में आई कि बिना c लगाए आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, हर क्वेश्चन में आपको c जरूर लिखना है। c एक ऐसे कांस्टेंट वैल्यू की बात करी जा रही है जो कि यहाँ 0 हो गया। सपोज कि यहाँ पर कोई वैल्यू होती ही नहीं, लो ऐसा भी हो सकता था, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई बात नहीं, c 0 भी तो हो सकता है। लेकिन अगर कोई वैल्यू है, जैसे कि यहाँ 6 है या कोई और भी वैल्यू होती तो उसे हम c लिखते हैं। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर दो कांस्टेंट जैसे 6 लिखा है और a लिखा है तो 6 का भी 0 होगा और a का डिफरेंशिएशन भी तो 0 होगा, और दो 0 को जोड़ेंगे तो एक संख्या आएगी और उसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो इसका मतलब इन दोनों की जगह या इसकी जगह और भी कोई संख्या दे रखी हो, उस पूरे की जगह पर हम क्या लिखते हैं, एक ही, यानी कि एक से ज्यादा कांस्टेंट होंगे तो उसे एक ही कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा और उसे c लिखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक करके तसल्ली से देखते जाओ और फॉर्मूलाज जो है वो आपको याद होने चाहिए। मैं आपके साथ साथ यहाँ फॉर्मूले लिखते जाऊंगा, आपको भी लिखना होगा। ये क्वेश्चन है, आप सबसे पहले देखेंगे इसमें आगे लिखा है 4 और पीछे लिखा है e की पावर 3x। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कि कोई भी कांस्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो पहले कांस्टेंट को कॉपी करते हैं जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कराते हैं फंक्शन का, जो फंक्शन है। तो कांस्टेंट 4 है, इसको कॉपी करेंगे इनटू इंटीग्रेशन कराएंगे e की पावर 3x का। तो इसका भी इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, और एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके अपॉन में लिखते हैं। तो मैंने अपॉन में लिख दिया, क्योंकि x एक लीनियर है तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने अपॉन में लिख सकता हूँ, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, हम इसका यूज करेंगे। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 3x, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा और उसको डिवाइड में लिखेंगे, प्लस फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, आप बस देखते जाइए और समझते जाइए, और आप अगर मेरे से पहले कर देते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। प्रोडक्ट रूल नाम की चीज इंटीग्रेशन में नहीं होती है, क्वोशिएंट रूल नाम की चीज इंटीग्रेशन में नहीं होती है। ये एक फंक्शन है, ये दूसरा एक फंक्शन है, इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते। इसका कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि प्रोडक्ट रूल आप लगाओ या क्वोशिएंट रूल, वो डिफरेंशिएशन में होता है। तब हम कैसे करेंगे, यानी कि हमें क्वेश्चन प्रोडक्ट में दे रखा हो, हमें क्वेश्चन क्वोशिएंट में दे रखा हो या किसी भी फॉर्म में दे रखा हो, हमें उसे एक सिंपल फंक्शन बनाना होगा और उस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना होगा। ये हमारा काम है बेसिक, ये इंटीग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर की अंदर मल्टीप्लाई कराने वाला हूँ, बिना मल्टीप्लाई कराए इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्स स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर की 1 अपॉन एक्स में मल्टीप्लाई कराऊंगा इसमें तो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज 1। ओके, नाउ मेरे पास इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया और ये आ गया। ये सिंप्लीफिकेशन करना आपको आना चाहिए। जब ये सिंप्लीफाई हो गया है, ये आ चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, माइनस का 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस का सी। सी जरूर लगेगा, मैंने आपको बता दिया है, बिना सी के अब काम नहीं चलने वाला। तो 7वां क्वेश्चन समझ में आ गया आपको।
8th क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आप चीजें सीखते चले जाओगे और उसे आपको सीखना है, फॉर्मूले आपको इसी से याद करने हैं। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इंटू डी एक्स। देखो आपको करना क्या है, a एक कांस्टेंट है, कॉपी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताया, x की पावर 3/3 प्लस b एक कांस्टेंट है, कॉपी कर लेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या बताया, x स्क्वायर बाई 2, देखो एक पावर है तो 2 हो जाएगी, प्लस c कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या होता है, cx होता है। अब इसके साथ हम c नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी c और c एक जैसा दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसके साथ k लिख देते हैं क्योंकि k इज कांस्टेंट, तो इसे लिखना पड़ेगा वेयर k इज एनी कांस्टेंट। ऐसे लिख दो, बस सिंपल, k लिख दो, c मत लिखो। उसने कैपिटल C भी लिख रखा होगा, अगर ऐसा कभी कभी दिखाता है स्मॉल c कैपिटल C, फिलहाल हम इसे k लिख देंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन के पास चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x रेज़ टू द पावर 2 प्लस e की पावर x। ओके, ये आपका 9 क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे कैसे, मेरे से आगे आगे करते जाइए, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसे पॉज करके नहीं कर सकते, आप मेरे से आगे आगे नहीं कर सकते। देखिए ये लिखा है आपके सामने 2 को हम लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, 2 को लिखेंगे हम ऐसे ही क्योंकि कांस्टेंट है, और ये लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, एक ऊपर जुड़ जाती है पावर, एक डिवाइड में वही आ जाता है, प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या होता है। 10 क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है रूट ऑफ x प्लस 1, सॉरी माइनस है, यहाँ पर रखा है रूट ऑफ x माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ x रेज टू द पावर 2 इंटू में dx। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना, मैंने जो आपको लास्ट आपको बताए थे क्लास में कि अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूं किसी भी फंक्शन का, यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन हो सकता है a की पावर x की पावर a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो संख्या है ये लीनियर होनी चाहिए, लीनियर। ये मैंने बहुत स्पेशली बताया था, यहां नहीं है, देखो ये अंदर जो दे रखा है ब्रैकेट के ऊपर तो 2 है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है ये लीनियर नहीं है, क्योंकि रूट कभी लीनियर नहीं हो सकता, रूट की मतलब होता है x की पावर 1/2, तो ये लीनियर नहीं है, तो इसे हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। मतलब कोई बच्चा अगर इसे ऐसा करना चाहे कि रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 इंटू एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन, तो बिल्कुल गलत कर रहा है, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है जो दे रखा है वो लीनियर नहीं है, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया था एक इंट्रोडक्शन क्लास में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने कहा है जिस बच्चे ने वो नहीं देखा है पहले वो जाके देखे, तभी मेरी बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये लीनियर नहीं है, और लीनियर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय द अदर मेथड, और अदर मेथड जैसा भी फंक्शन होगा उसी के पास जाना होगा। जैसे ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो एल्जेब्रा के पास जाना पड़ेगा, तो एल्जेब्रा का एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। बस तो a और b की जगह पर आपको रूट एक्स और 1 अपॉन रूट एक्स सोच लेना है, और ये आएगा आपके पास रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू रूट एक्स इंटू में 1 अपॉन रूट एक्स और इंटू में dx। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, भाई स्क्वायर से रूट कट जाएगा, x बचेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा, माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, 2 बचेगा, इंटू dx। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, माइनस 2 का क्या होता है, 2x प्लस c होता है। कई स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स को गलत तरीके से कंसीडर करेंगे। देखो ये पावर 1 लिखी है, अगर इसे ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 होगा, और x की पावर -1 होगा तो ऊपर एक पावर जुड़ जाती है, ये देखिए, और नीचे भी एक पावर जुड़ जाती है, ये देखिए, लेकिन नीचे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नीचे तो 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 होने का मतलब नॉट डिफाइंड हो गया ये पूरा फंक्शन, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए स्पेशल एक इंटीग्रेशन बना है, और सिर्फ वो इसी के लिए बना है, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स।
अगर ये 1 की जगह पर कुछ भी लिखा होगा तो यहाँ 0 नहीं बनेगा। देख सकते हो यहाँ पर 0 कैसे आएगा, 1 प्लस करते हैं ना हम, तो अगर यहाँ 1.1 भी लिखा होगा, 0.9 भी लिखा होगा तो भी ये 0 नहीं बनेगा। तब तो हम इसे ऐसे और फिर इसे ऐसे ही करेंगे, बट सिर्फ 1 के केस में नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखी थी, पावर 1, तो इसको हमने log x कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपसे, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, लेकिन क्वेश्चन रूल तो होता नहीं है, तो हम इसे पहले सेपरेट करेंगे। x का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। हमने इसे सेपरेट कर दिया, और ये सेपरेट करने का प्रोसेस आपको आना चाहिए। डिवाइड में एक्स स्क्वायर है तो इसको इसके इसके और इसके डिनोमिनेटर में लगा दो, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे तो ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक पावर बचेगी x की पावर 1 माइनस, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 5 माइनस, आप इसे ऊपर लेके जाइए 4x की पावर माइनस का 2। ध्यान रखिएगा ये मैं ऊपर पावर ले गया, इसका लॉग नहीं कर सकता, कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। लॉग सिर्फ एक ही केस में लगता है, जब वो लीनियर इक्वेशन होती है डिवाइड में, डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, रैशनल फंक्शन कहते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1। देख लो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ भी ऐसे करा था मैंने। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 5x माइनस का 4x की पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 प्लस सी, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 5x, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये आ जाएगा 4, और ये पावर माइनस में है, डिवाइड में ले आओ तो प्लस में हो जाएगी। ये फाइनल आंसर है। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे किया मैंने, खुद से करने की कोशिश करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सॉरी गाइस, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है हमसे, और मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक हुई है। 11वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस जगह पर प्लस लिखा हुआ है। ये देखिए, ये x की जगह पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको। जब हम क्वेश्चन देखते हैं 11वां, ये रहा। ठीक है, तो क्या दिखेगा आपको, ये प्लस का निशान है, और मैंने गलती से माइनस लगा दिया है, तो इसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं ठीक। देखो कैसे करेंगे इसे ठीक। ये प्लस का निशान होगा, यहाँ पर भी प्लस का निशान होगा। ओके, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का निशान, ये प्लस का निशान, देन ये प्लस का निशान। ठीक है, तीनों जगह प्लस का निशान आएगा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस का निशान आएगा। ओके, नाउ यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, नाउ यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आपका है जो मैच कर जाएगा। आप एनसीईआरटी में मैच करोगे इसका आंसर, तो आपको ये मैच करता हुआ दिखेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है। ये है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 4 अपॉन में रूट x इंटू में dx। नाउ आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। कैसे करेंगे, x का क्यूब अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन में x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन में x की पावर 1/2, और ये हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ dx। मैंने क्या किया, सिंपल जैसे ऊपर किया था वैसे ही किया, बस रूट x को x की पावर 1/2 कहते हैं। ये मुझे पता था, आपको भी पता होगा, नहीं पता तो आपने अब पता कर लिया कि जो रूट का निशान है इसको 1/2 ही कंसीडर करेंगे। आपको पता है कि डिवाइड में पावर घटती है, सेम बेस होते हैं, तो ये 3 पावर है, ये 1/2 पावर है। मैं 3 में से 1/2 को यहाँ घटा के दिखाता हूँ, एलसीएम लिया जाएगा, ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 6 - 1, दिस इज 5/2। आप देख सकते हो 5/2 आया है, तो मैं यहाँ वही लिखने वाला हूँ x की पावर 5/2 प्लस यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1/2 है, घटाएंगे, एक में से 1/2 को घटाएंगे तो एलसीएम लिया जाएगा, यह आ जाएगा 2 - 1/2 दैट इज 1/2। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर, ये पूरे की जगह पर, ये जो दिख रहा है आपको, इसकी जगह पर लिखूंगा 3x की पावर 1/2 प्लस ये है 4, तो 4 लिखा जाएगा, इसे ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर -1/2 आ जाएगा, एंड दिस इज
द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप याद रखना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि क्वोशिएंट रूल नहीं होता, इसे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। इसके लिए हम किसके पास गए? हम गए अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट के पास। जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो बहुत बढ़िया बात है, आप समझ जाओगे डायरेक्ट। जिसके नहीं अच्छे हैं तो इतनी बड़ी चीज नहीं सिखा रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कैसे आए वो मैं बता रहा हूँ। ये आपको पहले भी आता था, इस क्वेश्चन में देखने के बाद अगर नहीं आता था तो अब सीख लो। सेकंड, इंटीग्रेशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन तो अब शुरू होगा क्योंकि अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन चुका है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करते हैं? ये इंटीग्रेशन का निशान नहीं लगेगा। जब इंटीग्रेशन करूंगा इसका तो x की पावर 5/2 में एक जुड़ जाएगा, नीचे 5/2 में एक जुड़ जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है, ऐसा कैसे ही लिखा जाएगा? x की पावर 1/2 में एक जुड़ जाएगा, अपॉन में 1/2 में एक जुड़ जाएगा, प्लस 4 कांस्टेंट है, x की पावर -1/2 में एक जुड़ जाएगा, अपॉन -1/2 में एक जुड़। अभी तक यही करता आ रहा हूं इंटीग्रेशन में और यही होना है। 5/2 और 1 अगर मैं एलसीएम लेके जोड़ूंगा तो x की पावर आएगा 7/2, नीचे भी 7/2 आ जाएगा। आप जोड़ लेना, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। 5/2 को और 1 को कैसे ऐड करेंगे? देखिए नीचे 2 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 5, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2, दिस इज 7/2। मैंने ऐसे ही जोड़ा है। उसके बाद 3, x की पावर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 आएगा, नीचे भी 3/2 ही आएगा, प्लस 4, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा x की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में भी 1/2 ही आएगा। ना अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन केस को उल्टा कर देते हैं। 2/7 x की पावर 7/2 प्लस ये उल्टा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तो 2/3 इंटू में 3x की पावर 3/2 प्लस इसको भी उल्टा कर देंगे तो 2/1 4x की पावर 1/2 प्लस c। नेक्स्ट आएगा हमारे सामने फाइनल स्टेप, ये आ जाएगा 7/2 प्लस का ये 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 होता है, x की पावर 1/2 प्लस c। आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो, कॉमन आ रहा है x की पावर 1/2, लेकिन आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, ये इसका फाइनल आंसर है, आप इसे यहां तक छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आपको ये जो संख्या दे रखी है पावर 1/2, इसे रूट भी लिख सकते हो, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ x कंसीडर किया जाता है। आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है x³ माइनस x का स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू में dx। अब गौर से देखोगे तो क्वेश्चन रूल होता नहीं है, सेपरेट का कुछ फायदा नहीं है। देखो पहले तो आपको एक एक संख्या थी, अब ये संख्या इसके 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 अपॉन में लगाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धीरे धीरे देखो, वो आपको एडवांस पे ले जा रहा है, तो आपको भी एडवांस बनना पड़ेगा और वो एडवांस के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि अगर डायरेक्ट से नहीं होता तो हमें पहले इसे सिंपलेस्ट फंक्शन बनाना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर ऐसा जिससे सिंपलेस्ट बन जाए। खुद से देखो गौर से कि इसमें कुछ ऐसा है, यस इसमें ऐसा है। यहां से मैं x² कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं 1 कॉमन ले सकता हूं और मैं लूंगा, मैं x² ऊपर कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लूंगा तो बचेगा x माइनस 1। देख सकते हो सिंपल कॉमन लिया है, कुछ भी कठिन नहीं किया है, पहली दो संख्या में से बाद की दो संख्या में से। अब जब कॉमन आ गया है तो फिर से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्या सेम दिख रही है आपको, x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ बचेगा x² प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू dx। देख सकते हो ये संख्या और ये संख्या बाहर आ गई, ये रही, अंदर क्या बचा, x² बचा और प्लस 1 बचा, ये देखिए x² प्लस 1, ये कैंसिल भी हो गया तो इसका आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1। सिंपलेस्ट फंक्शन बन चुका है जिसकी हमें जरूरत थी, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन x² का इंटीग्रेशन 2 प्लस 1, ऊपर एक जोड़ेंगे तो 3 आएगा, नीचे 3 आएगा, प्लस 1 का x होता है प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपसे, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x
रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो प्रोडक्ट रूल होता नहीं है तो बड़ा सिंपल है ना भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रखना, इसको कहते हैं एक्स की पावर 1/2। आपको तो 1/2 ही कंसीडर करनी है, रूट नहीं कंसीडर करना है। ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा रूट, तो रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, ये जाएगा एक्स की पावर 1/2 माइनस ये देखा है पावर 1 और ये पावर 1/2 है, तो एक्स की पावर 1 प्लस 1/2। देख सकते हो मैंने अंदर मल्टीप्लाई किस तरीके से कराया है। x की पावर 1/2 आएगा माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3/2 आएगा। एलसीएम सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपलेस्ट फंक्शन बन गया। तो इंटीग्रेशन में करके दिखा देता हूँ आपको। x की पावर 1/2 में एक ऊपर जोड़ेंगे, 1/2 में एक नीचे जोड़ेंगे, माइनस x की पावर 3/2 में 1 ऊपर ऐड करेंगे, 3/2 में 1 नीचे ऐड करेंगे, प्लस c जरूर लिखना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है। उसके बाद आप क्या करेंगे, x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस का x की पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2। आपको पता लग गया है 5/2 कैसे आया, एलसीएम लेके आया। जिसको अभी भी नहीं आता है वो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एलसीएम सॉल्व करते हैं। वैसे तो आपको आना चाहिए। 2/5 इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, x की पावर 5/2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के पास चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स ब्रैकेट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 इंटू में dx। ओके ना, सबसे पहला काम बिल्कुल सीधा सीधा काम, आपको अंदर मल्टीप्लाई करा देनी है और मैं भी कराने वाला हूँ मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2 लिखा है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा रहा हूँ मैं। 3x की पावर यह है 1/2, यह है 2, तो क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ 1/2 भी लिख देता हूँ, x2 भी लिख देता हूँ। एक स्टेप और कर लेता हूँ, 2x की पावर 1/2 भी लिख लेता हूँ, x भी लिख देता हूँ, प्लस 3x की पावर 1/2 लिख देता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई करा के लिख दिया। अब लिख दिया तो इसको सॉल्व भी करिए। इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 2 4 प्लस 1 5/2 प्लस 2 x की पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3 x की पावर 1/2। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये दोनों अगर आपको ऐड करना नहीं आता है तो सीखिए इस तरीके से ऐड करके। पहले एलसीएम लेंगे, यह जगह नीचे 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4 और यह जाएगा 5/2। ये 5/2 ही मैंने यहाँ लिखा है, देख सकते हो। कैसे ऐड किया आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, आप इसे सीखिए ना। इंटीग्रेशन करते हैं, 3 एक कांस्टेंट है, कॉपी करेंगे, x की पावर 5/2 लिखा है तो 5/2 में प्लस ऐड कर देंगे 1 और ये हो जाएगा आपके पास 5/2 में नीचे भी प्लस करेंगे 1 प्लस 2 हो जाएगा x की पावर, यहाँ पर कितना है आपके पास 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस का 3। यहाँ पर क्या लिखा है x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस c जरूर लिखना ना। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 7/2, नीचे भी 7/2 प्लस 2। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, x की पावर 5/2, डिनोमिनेटर में भी 5/2 प्लस इसको भी ऐड करेंगे तो 3x की पावर कितना आ जाएगा 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस c। ना पलटा देंगे भाई, ये पलट जाएगा 2/7 इंटू 3x की पावर 7/2 प्लस 2/5 इंटू में 2x की पावर 5/2 प्लस 2/3 इंटू में 3x की पावर 3/2 प्लस का c। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसमें। अब उसके बाद आप आगे सॉल्व करेंगे तो आगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 2 6 अपॉन 7 x की पावर 7/2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए 4 अपॉन 5 x की पावर 5/2 प्लस इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस का c इज द फाइनल आंसर। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 16। ये 15 क्वेश्चन था, अब चलेंगे हम 16 क्वेश्चन के पास। देखिए ये रहा आपके पास 16 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस का 3 cos x, उसके बाद है प्लस का e की पावर x इंटू में dx।
ना बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया है। तो 2 एक कांस्टेंट है, x की पावर 1 लिखी हुई है तो लिखेंगे 2/2 माइनस का 3 एक कांस्टेंट है तो 3 ऐसा कैसे लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, याद रखना cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का डिफरेंशिएशन यस cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, cos x का इंटीग्रेशन प्लस का sin x प्लस e की पावर x का e की पावर x रहेगा प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ भी नहीं करना है इसमें, ये मेरा फाइनल आंसर है, मैच कर लो, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस का 3 sin x एंड प्लस का 5√x। चलो अब की बार कुछ ऐसा करके दे दिया इसने। तो यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट है, ये आपको दिख रहा है कांस्टेंट, तो 2 कॉपी करेंगे, x² का हम इंटीग्रेशन करेंगे x³ माइनस का 3 एक कांस्टेंट है, कॉपी करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, याद रखना, प्लस 5 एक कांस्टेंट है, कॉपी करेंगे। और ये जो है मेरे को रूट दिख ही नहीं रहा, मेरे को पावर 1/2 दिख रही है, तो पावर 1/2 में एक ऊपर ऐड करेंगे, पावर 1/2 में एक नीचे ऐड करेंगे, प्लस c लिखेंगे, आ जाएगा 2/3x³ माइनस और माइनस प्लस दिख रहा है 3 cos x प्लस 5 इंटू में इंटू छोड़ दो, चलो ये लो x की पावर 3/2 ऊपर भी आएगा, 3/2 नीचे भी आएगा, प्लस का c, 3/2 को आप रेसिप्रोकल कर लो तो आ जाएगा 2/3 x की पावर 3 प्लस का 3 cos x प्लस का 2/3 और 2/3 इंटू में 5 x की पावर 3/2 प्लस c, देन ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2/3 x की पावर 3 प्लस का 3 cos x प्लस का 10/3। देखो ना मल्टीप्लाई हो रही है भाई, x की पावर 3/2 प्लस का c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड नेक्स्ट पार्ट, सॉरी नेक्स्ट है इसका इंटीग्रेशन ऑफ 18 है ये, इंटीग्रेशन ऑफ sec x ब्रैकेट ऑफ sec x प्लस का 10x इंटू में dx। ओके, sec x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा sec² x प्लस का sec x और 10x। मैंने कहा है कि आप जाइए लास्ट क्लास के पास, उस क्लास में जाके आप देखिए कि आपको क्या लिखवाया था, sec² x का इंटीग्रेशन, sec² x का इंटीग्रेशन आपके एनसीईआरटी पे फॉर्मूलेज भी लिखे हुए हैं, आप जाके एनसीईआरटी में से फॉर्मूले भी देख सकते हो कि sec² x का इंटीग्रेशन क्या है। अगर आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 290 निकालोगे तो उस पेज नंबर 290 के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ है sec² x का, और वो फॉर्मूला लिखा है 4th के आगे, 4th में लिखा हुआ है sec² x का फॉर्मूला, और वो लिखा है 10x होता है प्लस c। आप देख सकते हो 4th के आगे। उसके बाद 6 के आगे फॉर्मूला देखना है आपको, 6 के आगे sec x इंटू में 10x इंटू में dx इज इक्वल टू होता है sec x प्लस c। ये दो फॉर्मूले पेज नंबर 290 एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बस मेरे को क्या करना है, मेरे को फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 10x, तभी तो इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है sec² x अपॉन में cos x²। अब देखो यहाँ फंस जाएंगे, धीरे धीरे फंसते जाएंगे, इतना आसान भी नहीं यार कुछ। देखो क्वोशिएंट रूल तो होता नहीं है, और ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है, यस ऑफ कोर्स, sec² x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन होता है, यस। देखो कई बच्चे इसे गलत करते हैं, मैं गलत करके दिखाता हूँ पहले। sec² x का इंटीग्रेशन कर देते हैं 10x, और नीचे cos x² का इंटीग्रेशन कर देते हैं माइनस का cot x प्लस थी, और कहते हैं कि भैया हो गया ये क्वेश्चन, और ये गलत है, और मैं आपको बता रहा हूँ गलत करके सिर्फ इसलिए कि आपने ये बिल्कुल गलत किया, ये कोई मेथड नहीं है। जैसे ही दो फंक्शन डिवाइड में देखो, आप कहोगे ये तो क्वोशिएंट वाला बनेगा, क्वोशिएंट रूल तो होता ही नहीं इंटीग्रेशन में, तो पहले इसको सिंपलेस्ट फंक्शन बनाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार अभी तक जितने भी क्वेश्चन इससे ऊपर आए हैं वो सारे के सारे एल्जेब्रिक फंक्शन थे, तो एल्जेब्रा के हिसाब से हमने फॉर्मूला लगाए, और अब जो फंक्शन आया है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला लगाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो बच्चे याद रखते हैं। एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा,
एक 1 अपॉन साइन थीटा, एक 1 अपॉन कॉस थीटा, एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मीन्स आपने हर जगह देख रहे हो इस 6 ट्रिग्नोमेट्री को, साइन तो साइन ही होता है, कॉस कॉस ही होता है, लेकिन 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक। आपने कॉसेक थीटा करके याद की होगी इसे, आपने इसे सेक थीटा करके याद किया होगा, आपने इसे टेन थीटा करके याद किया होगा, और इसे आपने कॉट थीटा याद किया होगा। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कभी आपको कॉसेक, सेक, टेन या कॉट दिखे, उसे कन्वर्ट कर लो साइन कॉस की फॉर्म में और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस ही दिखेगा 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री में। तो ऐसे ही आपको इसी वे में चलना है, यानी कि यहाँ पर आपको इन दोनों को कन्वर्ट कर देना है और थ्रू द रूल ऑफ साइन एंड कॉस। ओके, और इसके अलावा भी कुछ कभी दिख जाए तो आपको साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, उससे हो सकता है। वैसे तो अलग अलग रूल्स लगेंगे। सेक का होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अभी मैंने लिख के दिखाया है, मैं फिर से लिखा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। आप कहोगे सर ये तो पहले जैसा क्वेश्चन आ गया। नहीं, ये पहले जैसा नहीं है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। आप कहोगे सर जी टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता। बिल्कुल आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि होता ही नहीं है कोई इंटीग्रेशन इसका। इसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, और वो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। जो स्टूडेंट कहते हैं हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है, तो उनसे ये टॉपिक, अगला टॉपिक, उससे अगला टॉपिक बिल्कुल नहीं होने वाला, तो याद कर लो, इतनी मेहनत का काम भी नहीं है। ये 10th क्लास का फॉर्मूला था कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, मैंने अप्लाई करा। अब इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ, टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन जानता हूँ प्लस। ये जितनी भी मारामारी चल रही थी ये इंटीग्रेशन के लिए चल रही थी, मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा था, तो इसे मैंने कन्वर्ट किया, इसके बाद फिर इसमें कन्वर्ट किया, इसके बाद फिर इसमें कन्वर्ट किया। अब इसका इंटीग्रेशन भी मुझे नहीं आता, तो फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट किया। यहां से मुझे इंटीग्रेशन आता था तो मैंने कर दिया। यही है प्रोसेस, ऐसे ही सीखना है इसे, ठीक है ना। ये मेरा फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो 20 क्वेश्चन कहता है 2 माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। और आपको पता लग चुका है कि क्वोशंट रूल नहीं होता, तो कुछ तो करना पड़ेगा, हम इसे सेपरेट करेंगे। आपको लगता होगा कि मैं कैसे करने जा रहा हूं ये, तो आपसे खुद से भी आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस करे तो आपसे नहीं होने वाले। कहीं सेपरेट हो रहा है, कहीं फॉर्मूला लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, यही तो है इंटीग्रेशन का काम। अब आप क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन, अगर मैं कहूं 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, सेक थीटा होता है, सॉरी नॉट स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है। ऐसे ही साइन अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो आप गौर से देखोगे, ये नीचे कॉस है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स। यहां पर देखोगे 3 और साइन अपॉन कॉस, कॉस की पावर 2 है, तो इसका मतलब एक तो साइन के साथ आ जाएगा, एक अकेला रह जाएगा, तो साइन के साथ आ जाएगा तो हो जाएगा टेन एक्स, और अकेला रहेगा तो बन जाएगा सेक एक्स। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो रही हो आपको। देखो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखना है 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, दो बार कॉस एक्स लिख दिया। अब एक बार साइन अपॉन कॉस तो बन गया 10, और एक बार कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ऊपर, तो 1 अपॉन कॉस बन गया सेक। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं 2, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस का 3 सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। ये जो मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन होता है, ये आपको याद करना है, या फिर नहीं याद किया तो 290 पेज नंबर पे ये इंटीग्रेशन लिखे हुए हैं, ठीक है, उसे आप देख सकते हो, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, और मैंने तो बता ही दिए थे आपको। अब चलते हैं 21 के पास, तो देखते हैं 21 क्वेश्चन किस टाइप का। देखो मैंने 20 तक के क्वेश्चंस करा दिए हैं, ये नंबर 1 से लेकर ये 1 है, और मैंने 20 तक के क्वेश्चंस करा दिए हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 22 ही क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है इसका, और ये कहता है इक्वल है इन चारों में से किसी एक की। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा, उसके बाद कहता है आपसे सेकंड 22 में कहता है ये फंक्शन दे रखा है और ये वैल्यू दे रखी है, आपको एफ की वैल्यू इन चारों में से कोई एक ऑप्शन निकालना है। तो पहले में क्या है, एंटी डेरिवेटिव। मैंने कहा एंटी डेरिवेटिव नाम की चीज आपकी नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर आती है तो ठीक है आप लिख सकते हो, लेकिन एंटी डेरिवेटिव नहीं करिएगा, ज्यादा बेहतर आप इसे इंटीग्रेशन से ही करिएगा।
ठीक है ना। तो देखिए देखिए यहां पर क्या करना है आपको, ये है आपके पास 21। 21 क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, आपको सीधा सीधा इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूं, नॉट एंटी डेरिवेटिव। आपको तो ऑप्शन देना है ना, किसी भी तरीके से दे लो। तो आप इसे लिखेंगे x की पावर 1/2 और इसे आप ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1/2। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन का निशान हटा दो, इंटीग्रेशन करना है x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस का x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1। देखो कितना सिंपल किया है, लिखने का तरीका सीख लो बस, और कुछ नहीं करना। ऊपर इसे ऐड करेंगे, कितना आएगा ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 आएगा, नीचे ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, प्लस का इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा x की पावर 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस का c। आप इसको सही से लिखेंगे सुधार के तो ये हो जाएगा 2/3, देखो ना ऊपर चला जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस का 2/1 लिख सकते हो, x की पावर 1/2 प्लस c। अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो देखो इसका ऑप्शन मिल रहा है मुझे क्या, ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ से, हाँ इसका ऑप्शन मुझे क्या दिख रहा है 2/3 x की पावर 3/2 और ये c मुझे ऑप्शन दिख रहा है इसका, c इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो 2/3 x की पावर 3/2 एंड 2x, ठीक है, c इज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या लिखोगे आप, आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऑप्शन लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे उसके। तो लिखेंगे सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करके फिनिश करते हैं क्लास को। देखिए 22 में क्या कहता है, कहता है इफ डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस का 3 अपॉन में x की पावर 4। ओके, नाउ यहां पर आपको कहता है सच दैट, इस तरीके से है कि f2 इज इक्वल टू 0। ओके, देन fx इज इक्वल टू हो जाएगा, fx इज, वो पूछ रहा है fx इज व्हाट, ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इसका सॉल्यूशन यहां दे रखा है fx का डेरिवेटिव। ओके, क्या दे रखा है, ये दे रखा है 4x³ माइनस 3 अपॉन में x की पावर 4। ओके, ना उसके बाद आपको इसकी मल्टीप्लाई करा देनी है सामने, तो डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू हो जाएगा 4x³ माइनस 3, इसमें जो 3 दे रखा है 4 पावर में दे रखा है, ये ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -4 ही हो जाएगा ना, इंटू dx। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इधर भी इधर भी। आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dx इज इक्वल टू 2x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू में dx इज इक्वल टू x होता है। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये क्या लिखा है dfx, देखो dfx, देखो यहाँ पर x था तो x आ गया, यहाँ पर x था तो x आ गया, यहाँ पर dfx, और यहाँ पर क्या लिखा है 1। तो क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन किसकी रेस्पेक्ट में, fx की रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर fx आ जाएगा इज इक्वल टू 4, या फिर ऐसे कह सकते हो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट गया, वैसे कटता तो नहीं है वैसे, लेकिन बच्चे कह देते हैं। यहाँ पर 4 को हम कॉपी करेंगे, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 माइनस का 3, x की पावर -4 का तो x की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस c जरूर लिखना पड़ेगा। नाउ हमारे पास आ गया fx इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 4 माइनस का ये करेंगे तो 3, x की पावर -3 अपॉन में -3 प्लस c, तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये फाइनली ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस, इसे नीचे लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने कहा क्या है, इसने कहा है fx की वैल्यू बताइए जबकि f2 इज इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन में कहा है कि f2 इज इक्वल टू 0 है, यानी ये f2 कहां पर है, ये x की जगह पर है, तो पुट कर लेते हैं ना भाई, x की जगह पर 2 रख लेते हैं। अगर x की जगह पर 2 रखेंगे तो आएगा f2
इज इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस का सी। ना f2 की वैल्यू तो 0 दे रखी है इसने, तो यहाँ 0 लिख देंगे। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस का सी। आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 छंग 48 और 4 8 9 8 4 12 2 प्लस 1 8। एलसीएम लेना भैया आपको आना चाहिए। ये हो जाएगा 129 लेफ्ट में चला जाएगा तो माइनस 129 अपॉन में 8 प्लस का सी नहीं, ये हो जाएगा इक्वल टू सी, इक्वल टू सी। ठीक है, और हम इसे पुट करेंगे इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट में सी की वैल्यू रख देंगे। फर्स्ट है हमारे पास ये देख सकते हो आप, फर्स्ट की वैल्यू है ना, तो fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस का 129 अपॉन में 8। दिस इज द फाइनल आंसर। मैच करते किससे मैच करेगा हमारा ये आंसर? ये आंसर मैच कर रहा है हमारा, खुद से चेक कर लो, ए से मैच कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। बी से तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, प्लस का निशान है यहाँ पर। सी से भी नहीं कर रहा है, प्लस का निशान है। डी से कर रहा है क्या? 1 अपॉन एक्स की पावर नहीं, सिर्फ ए से मैच कर रहा है, एक्स की पावर 4 और 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8। तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन के पास चलेंगे हम अगली क्लास में। ओके बाय बाय।